हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसआर एकेडमी हिंदी। तो ऐसे प्रैक्टिस का ये 6th वीडियो है। तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं एसएससी के कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर एग्जाम के लिए, पेपर 2 के लिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ 2018 में जो इंग्लिश एसए के जो टॉपिक्स थे उस पे 4 जो टॉपिक थे आपके 2018 में आए हुए, उस पे एक मॉडल एसे ऑन ईच टॉपिक। तो हम ऐसे कैसे लिखेंगे उन सारे टॉपिक से हमसे रिलेटेड टॉपिक आ जाए तो उस पे आज हमारा फोकस रहेगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए 2018 में जो आपका क्या ऐसे आया था, राइट एन ऐसे इन अबाउट 500 वर्ड्स और एनी ऑफ द फॉलोइंग, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। पहला था आपका टॉपिक डिजिटल टेक्नोलॉजी, दूसरा था कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तीसरा था कास्ट इनइक्वालिटी एंड जस्टिस, और चौथा था द गोल ऑफ एडुकेशन। एक एक टॉपिक पर मैं आपको एक मॉडल ऐसे दिखा देता हूँ कि कैसा होना चाहिए। आप अगर इसी तरह का अगर कोई टॉपिक आता है तो उस पर आप कैसे ऐसे लिख सकते हैं, इससे आपको आइडिया हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आपका टॉपिक था डिजिटल टेक्नोलॉजी। तो मैंने जैसा बताया है कि आप कोई भी इससे स्टार्ट करेंगे, कोई एक ऐसे लाइन से जो कि इम्पैक्टफुल लगे स्टार्टिंग में। तो देखिए इसमें मैंने क्या लिखा है, फ्रॉम द साउंड ऑफ ए टाइपराइटर टू द टैप ऑफ ए स्मार्टफोन द वर्ल्ड हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड बाय डिजिटल टेक्नोलॉजी। तो ऐसा कहते हुए हमने ऐसे को स्टार्ट किया है। अब इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट में कैसे लिखेंगे, चलिए देख लेते हैं। In today's fast-paced world, digital technology plays an integral role in every aspect of our lives. It has revolutionized the way we communicate, learn, work, and even shop. From students using tablets in classrooms to farmers accessing weather updates through mobile apps, digital technology has touched the lives of millions, especially in a country as diverse and populous as India. हमने इसमें बताया है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी आज कहां से कहां तक पहुंच गया है। आज हम देखेंगे कि बच्चे जहां पे क्लासरूम में एक टैबलेट की सहायता से पढ़ रहे हैं, वहीं एक फार्मर जो है जो अपने खेतों में बैठा है वो मोबाइल फोन के थ्रू वेदर अपडेट्स ले पा रहा है। तो इस तरह से देखते हैं कि दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है डिजिटल टेक्नोलॉजी के मामले में। आगे चलते हैं। Digital technology refers to the tools and systems that generate, store, or process data electronically. Common examples include smartphones, computers, the internet, and software applications. In India, the widespread availability of affordable smartphones and the expansion of internet connectivity have driven a digital revolution. Initiatives like Digital India have further accelerated this growth, ensuring that digital technology reaches even the remotest corners of the country. तो हमने डिजिटल टेक्नोलॉजी की परिभाषा बता दी, इसके एग्जाम्पल बता दिए। और इंडिया में जैसे कि आप जानते हैं कि अफोर्डेबल स्मार्टफोन अवेलेबल है, इंटरनेट कनेक्टिविटी मौजूद है, और इनिशिएटिव जैसे कि डिजिटल इंडिया ने क्या कोशिश की है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी को गांव के सुदूर इलाके तक भी पहुंचाया जा सके। तो उसी बात की चर्चा इस पैराग्राफ में की गई है। One of the most significant contributions of digital technology is its ability to connect people. Applications like WhatsApp, Zoom, and Google Meet have bridged geographical barriers, enabling families to stay in touch and business to operate seamlessly. For instance, during the COVID-19 pandemic, digital tools ensured continuity in education, healthcare, and professional work. तो इसमें बताया गया है कि जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है डिजिटल टेक्नोलॉजी का, वो क्या है कि आप एक दूसरे लोगों से आप कनेक्ट कर पा रहे हैं रिमोटली। ठीक है, जैसे कि आपका हो गया एप्लीकेशन, क्या क्या हो गया, व्हाट्सएप हो गया, जूम हो गया, गूगल मीट हो गया, इस तरह की जो एप्लीकेशन है उससे आप अपनी फैमिली से टच में रह सकते हैं। बिजनेस में आप बिजनेस मीटिंग्स कर सकते हैं, आप किसी दूर इलाके में बैठे अपने क्लाइंट्स, कस्टमर, पार्टनर्स या फिर किसी से भी आप बिजनेस मीटिंग्स शेड्यूल कर सकते हैं। जैसा कि हमने देखा कि कोविड-19 पैंडेमिक में इन सब डिजिटल टूल की सहायता से हमारा एजुकेशन रहा हो गया, हमारा हेल्थ केयर हो गया, हमारा जो प्रोफेशनल वर्क हो गया, इन सब में हम अपने काम को जारी रख सके। ये इन सब चीजों में हमारा कंटिन्यूटी बना रहा कोविड-19 पैंडेमिक के बावजूद। तो उसी की चर्चा इस पैराग्राफ में कर दी गई है। आगे, digital technology has also made financial transactions simpler and more secure. Platforms like UPI, Paytm, and Google Pay have revolutionized how people make payments. Even street vendors now accept digital payments, making cashless transactions a norm. This shift has enhanced transparency and reduced the dependency on physical cash, bringing financial inclusions to millions. इसमें फाइनेंशियल लेवल पे आपका डिजिटल टेक्नोलॉजी कैसे हेल्प कर रहा है, आपका यूपीआई हो गया, आप पेमेंट कर पा रहे हैं ऑनलाइन यूपीआई के थ्रू। और आजकल देखते हैं कि जो स्ट्रीट वेंडर्स भी है वो भी एक्सेप्ट करने लगे हैं डिजिटल पेमेंट्स। तो
स्पेशली इंडिया में देखिए डिजिटल पेमेंट्स का कितना विस्तार हो गया है और आजकल कैशलेस ट्रांजेक्शन का ट्रेंड बनता जा रहा है। तो इससे क्या होगा कि ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ता है और फिजिकल कैश पे डिपेंडेंसी भी घटता है और ये भारत में फाइनेंशियल इंक्लूजन को इंश्योर करने में भी मदद कर रहा है। By the education sector, digital technology has introduced e-learning platforms like Byju's and Vedantu, which allow students to access quality education from the comfort of their homes. Similarly, platforms like YouTube have become treasure troves of information, helping individuals learn new skills from cooking to coding. तो हमने देखते हैं कि बैजूस और वेदांतु हो गया वो अब ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से आप घर बैठे बैठे कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का लेक्चर वगैरह देख सकते हैं। उसी तरह जो यूट्यूब है उसमें खजाना पड़ा हुआ है आपका इंफॉर्मेशन का, जहां से आप कुकिंग सीख सकते हैं, कुकिंग से लेके कोडिंग तक की कोई भी जानकारी आप वहां से सीख सकते हैं, कोई भी स्किल आप वहां से एक्वायर कर सकते हैं। आगे, digital technology is also transforming healthcare in India. Telemedicine services and health apps enable people in rural areas to consult doctors without traveling long distances. Wearable devices like fitness bands and smartwatches encourage individuals to monitor their health regularly, promoting a culture of preventive care. तो हेल्थ केयर की बात करेंगे तो आजकल टेलीमेडिसिन सर्विस जहां से आप किसी ग्रामीण क्षेत्र में बैठे हुए आप किसी शहर के डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं ऐप के थ्रू। आपके पास वेयरेबल डिवाइसेस है जैसे फिटनेस बैंड हो गया, स्मार्ट वॉचेस हो गया और भी तरह के जो हेल्थ डिवाइसेस हैं उससे आप अपने हेल्थ को रेगुलरली मॉनिटर कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि एक कल्चर ऑफ प्रिवेंटिव केयर हमारे इसमें हमारे लाइफस्टाइल में इंक्लूड होता जा रहा है। However, while digital technology has brought immense benefits, it also comes with challenges. Issues like data privacy, cybercrime, and digital divide need to be addressed. Many people, especially in rural areas, still lack access to the internet and digital literacy. Bridging this gap is essential to ensure that everyone can benefit from digital advancements. ठीक है, तो अब इसमें हम डिजिटल टेक्नोलॉजी के इश्यूज की बात कर रहे हैं जैसे डेटा प्राइवेसी हो गया, साइबर क्राइम हो गया, डिजिटल डिवाइड मतलब सबके पास सभी डिजिटल टेक्नोलॉजी तक पहुंच नहीं है, इंटरनेट तक पहुंच नहीं है, तो ऐसे में ये एक चैलेंजेस की तरह उभर के आता है। तो इसी को हम लोग दूर करने की बात इसमें कर रहे हैं। In India, the government and private sector are working together to make digital technology more accessible. Programs like BharatNet aims to provide high-speed internet to villages, while startups are creating affordable solutions tailored to local needs. इसमें बात की गई है कि भारत में गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर एक साथ मिलकर डिजिटल टेक्नोलॉजी को ज्यादा से ज्यादा विस्तारित करने के का प्रयास कर रहे हैं और भारत नेट प्रोग्राम की चर्चा की गई है जो गांवों तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने की एक पहल है। Digital technology is not just a tool, but a catalyst for social and economic change. It empowers individuals, drives innovation, and fosters inclusivity. As India moves towards becoming a global digital powerhouse, embracing digital technology responsibly and inclusively will shape a brighter future for all. तो इसमें बताया गया है कि ये सिर्फ एक टूल नहीं है, ये एक तरह से सोशल और इकोनॉमिक चेंज लाने वाला कैटलिस्ट भी है। तो इससे क्या होता है, इट एम्पावर्स इंडिविजुअल्स, इनोवेशन को ड्राइव करता है और इंक्लूसिविटी लाता है। तो जैसे जैसे हमारा इंडिया एक ग्लोबल डिजिटल पावर हाउस की तरफ बढ़ रहा है तो हमें डिजिटल टेक्नोलॉजी को रेस्पॉन्सिबली और इंक्लूसिवली एम्ब्रेस करना है ताकि उससे एक ब्राइटर फ्यूचर इंश्योर हो सके। कंक्लूजन में आते हैं। इन कंक्लूजन, डिजिटल टेक्नोलॉजी इज अ पावरफुल फोर्स दैट हैज redefined the way we live and interact. Its potential to uplift communities, improve livelihoods, and drive progress is immense. The challenge lies in ensuring that its benefits reach every citizen, creating a truly connected and empowered India. ऐसा करते हुए हमने कंक्लूजन को फिनिश कर दिया जिसमें हमने बताया कि डिजिटल टेक्नोलॉजी एक पावरफुल फोर्स है जिसने रीडिफाइन कर दिया है द वे वी लिव एंड इंटरैक्ट और इसमें पोटेंशियल है जिससे किसी कम्युनिटी को अपलिफ्ट कर सकता है, किसी के लाइवलीहुड को इम्प्रूव कर सकता है एंड प्रोग्रेस को भी इंश्योर कर सकता है। तो इसमें जो भी चैलेंजेस है उस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है ताकि हर एक नागरिक के बेनिफिट के लिए हम अपना डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सके और एक ट्रूली कनेक्टेड एंड एम्पावर्ड इंडिया का निर्माण कर सके। ठीक है, ये आपका पहला टॉपिक 500 वर्ड्स में फिनिश हो गया। ठीक है, दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। दूसरा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज इन द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इसके लिए आपको प्रीएम्बल का नॉलेज होना चाहिए, प्रीएम्बल में कौन कौन से वर्ड यूज किए गए हैं और कौन कौन से वैल्यूज हैं एटलीस्ट। तो देखिए इसका मैंने स्टार्ट कैसे किया है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, दीज वर्ड्स आर नॉट जस्ट आइडियल्स, दे आर द सोल ऑफ इंडियंस डेमोक्रेसी। तो ऐसा करते हुए हमने ऐसे को स्टार्ट किया है। अब इंट्रोडक्शन में देखिए, द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सर्व्स एज द गाइडिंग लाइट ऑफ आवर नेशन।
encapsulating the core values and principles on which the country is built. It reflects the dreams and aspirations of the people and lays the foundation for a just and inclusive society. ठीक है, तो इसमें हमने प्रीएम्बल ऑफ हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है उसके बारे में बात की है कि वो हमारे लिए हमारे देश के लिए एक गाइडिंग लाइट है जिसमें हमारे प्रिंसिपल्स हमारे देश के कोर वैल्यूज और प्रिंसिपल समाहित है और ये हमारे जितने भी लोग हैं उनके ड्रीम्स और एस्पिरेशन से भी जुड़ा हुआ है और ये एक फाउंडेशन है एक न्यायपूर्ण और समावेशी समाज के लिए। ठीक है, next paragraph. The preamble begins with the words "We, the people of India," emphasizing that the Constitution derives its authority from the citizens of the country. This is a powerful reminder that the ultimate power rests with the people, making India a sovereign, democratic republic. तो इसमें जैसे कि हमारा प्रियम्बल कैसे स्टार्ट होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो इससे आपको क्या पता चलता है कि जो अल्टीमेट पावर है वो भारत के लोगों में है और जिससे भारत एक अखंड लोकतांत्रिक गणतंत्र बनता है। द फर्स्ट की वैल्यू इन द प्रीएम्बल इज जस्टिस। तो पहला कीवर्ड क्या है, जस्टिस। कीवर्ड को वैल्यू भी बोल सकते हैं। इट प्रोमिसेस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस टू ऑल सिटीजंस। दिस मीन्स ensuring that everyone, regardless of their caste, religion, gender, or economic background, gets equal opportunities and rights. Initiatives like reservations for marginalized communities and schemes promoting economic welfare are example of how India strives to achieve this ideal. ठीक है, तो जस्टिस न्याय की बात की गई है, सामाजिक न्याय की बात की गई है जिसमें कि सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस की जस्टिस फॉर ऑल सिटीजन्स। और इसका मतलब क्या हुआ कि आप हर किसी को न्याय देने की बात कर रहे हैं बिना जातिगत, धर्म आधारित, लिंग आधारित और जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के आधार पर भेदभाव किए आप सबके लिए जस्टिस की बात की जा रही है हमारे प्रीएम्बल में। उसी पे बेस्ड है हमारा ये पैराग्राफ। और इसमें ये भी बात की गई है कि जो रिजर्वेशन, आरक्षण जैसे जो इनिशिएटिव्स या सरकार द्वारा लाए गए हैं वो हमारे जो हाशिए पे जो समाज है, जो कम्युनिटीज है, उनको भी समाज की मुख्य धारा में लाने में ये भूमिका निभा रहा है और ये भी एक तरह से सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने का ही तरीका है। नेक्स्ट इज लिबर्टी विच गारंटीज फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। In a diverse country like India, liberty ensures that people can follow their own paths without fear of discrimination or persecution. For instance, the right to freedom of speech and religion enshrined in the Constitution protects the individuality of every citizen. तो इस पैराग्राफ में आपको भारत के जो संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए हैं, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी डर और भय के पूरे भारत के हर नागरिक को विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, जैसे विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अपने धार्मिक मान्यताओं और आस्थाओं के प्रति स्वतंत्रता। तो उसकी चर्चा इस पैराग्राफ में की गई है। Equality is another cornerstone of the preamble. It aims to remove the deep-rooted inequalities that have existed in Indian society for centuries. The Constitution ensures equal opportunities and prohibits discrimination based on religion, caste, gender, or places of birth. Policies like equal pay for equal work and efforts to bridge the gender gap are practical steps toward achieving equality. तो इस पैराग्राफ में समानता के अधिकार की बात की गई, समानता का जो मूल्य है उसकी बात की गई है। तो इक्वालिटी के अंदर आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर एवरीवन, जिसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, आपके रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे, तो सबको समान अधिकार दिए गए हैं। और पॉलिसीज, कुछ पॉलिसीज है जैसे इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क और जो लैंगिक असमानता को दूर करने का जो प्रयास है वो सब समानता की दिशा में ही कदम है। ठीक है, द फाइनल वैल्यू fraternity promotes a sense of brotherhood and unity among citizens. In a nation with diverse cultures, language, and traditions, fraternity ensures that we respect and support one another. The preamble calls for dignity of the individual and unity of the nation, highlighting the importance of harmony in a pluralistic society like ours. तो अगला आपका वैल्यू क्या है, फ्रेटर्निटी, भाईचारा, हार्मनी। इन सब की बात इस पैराग्राफ में आप देखेंगे कि किया गया है, जिसमें आप इंडिया के डाइवर्स कल्चर्स, लैंग्वेज और ट्रेडिशन की बात करते हुए बताया गया है कि कैसे हमारे फ्रेटर्निटी हमारा एक दूसरे के प्रति रेस्पेक्ट और सपोर्ट को दर्शाता है। ठीक है, द प्रीएम्बल आल्सो डिक्लेयर्स इंडिया टू बी सॉवरेन, मीनिंग इट इज फ्री टू मेक इट्स ओन डिसीजंस विदाउट एक्सटर्नल इंटरफेरेंसेस. It is a socialist state committed to reducing the gap between the rich and the poor. As a secular nation, India respects all religions equally,
Lastly, as a democratic republic, it upholds the principle that leaders are chosen by the people through free and fair election. तो पहला तो आप भारत की अखंडता की बात की गई है। दूसरा आपको बात किया गया है कि ये सोशलिस्ट स्टेट है। सोशलिस्ट स्टेट का मतलब क्या होता है? मतलब समाजवादी राज्य है जो हमेशा कोशिश करता है कि जो रिच और पुअर के बीच का गैप है वो कम हो सके। ऊपर से हमारा देश जो है धर्मनिरपेक्ष देश है, जहाँ पे हर रिलीजन को अपने आस्था के अकॉर्डिंग स्वतंत्रता है कि वो किसी भी धर्म को मान सके, किसी भी तरह की धार्मिक आस्था रख सके। उसके बाद हमारा लोकतांत्रिक गणराज्य है हमारा भारत, जो कि जिससे कि क्या निकल के सामने आता है कि यहाँ के जो लीडर्स होंगे या यहाँ के जो नेता होंगे वो लोगों के द्वारा एक इलेक्शन के माध्यम से, एक चुनाव के माध्यम से चुन के आएंगे। तो उसी बात की चर्चा इस पैराग्राफ में की गई है। The values in the preamble are not just legal concepts, they are the moral compass that guide India's growth and development. They remind us of our collective responsibility to uphold the principle of justice, liberty, equality and fraternity in our daily lives. तो ये सिर्फ जो वैल्यूज दिए गए हैं प्रियम्बल में वो सिर्फ लीगल कंसेप्ट नहीं है, एक तरह से मोरल गाइडेंस है जो इंडिया के ग्रोथ और डेवलपमेंट की दिशा निर्धारित करते हैं। उसी बात की चर्चा इसमें की गई है। In conclusion, the preamble is the heart of the Indian Constitution, embodying the ideals that unite 1.4 billion people. As citizens, it is our duty to live by these laws, these values, and contribute to building a nation that upholds the dignity and rights of all its people. तो ऐसा बोलते हुए हमने कंक्लूजन यहाँ पे लिखा है, जिसमें हमने बताया कि प्रियम्बल क्या है, हार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, और ये हमारे 1.4 बिलियन पीपल के लिए एक आदर्श है, और ये हमारा ड्यूटी है कि इन सब वैल्यूज को हम और इन सब वैल्यू को आत्मसात करते हुए हम एक ऐसा देश बनाएं जो सभी की अधिकार और गरिमा का आदर करता हो। ठीक है, इस तरह आपका दूसरा टॉपिक भी खत्म हुआ। तीसरा टॉपिक था आपका 2018 के एग्जाम में कास्ट इनइक्वालिटी एंड जस्टिस। तो इसको कैसे स्टार्ट करेंगे? इन ए नेशन एज डाइवर्स एज इंडिया, द कास्ट सिस्टम हैज लॉन्ग बीन बोथ ए सोशल रियलिटी एंड ए बैरियर टू जस्टिस। तो ऐसा करते हुए हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहला पैराग्राफ क्या हो जाएगा इंट्रोडक्शन का? कास्ट इनइक्वालिटी इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट डीपली रूटेड फॉर्म्स ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन इन इंडिया। Though the caste system was initially meant to organize society based on occupation, it later became a rigid and oppressive structure, dividing people into hierarchies and denying basic rights to many. This inequality persists even today, making the fight for justice and equality a continuous struggle. ठीक है, तो कास्ट इनइक्वालिटी के बारे में हमने यहाँ स्टार्ट किया कि ये कैसे बहुत पुरानी और हमारे समाज की जड़ों में बिल्कुल अंदर तक घुसी हुई ये भेदभाव की समस्या है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं जब कास्ट सिस्टम स्टार्ट हुआ था तो वो पेशे पर आधारित था, ऑक्यूपेशन पे बेस्ड था। बाद में इसे जन्म आधारित बना दिया गया। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो इनइक्वालिटीज है वो आज भी हमारे समाज में देखने को मिलती है, और जिसकी वजह से न्याय और समानता को लेकर हम देखते हैं कि आए दिन संघर्ष चलते रहते हैं। The caste system divides people into different groups, with the so-called upper caste enjoying privileges, while the lower caste or Dalits face discrimination and exploitation. For centuries, Dalits and marginalized castes were denied access to education, land, temples, and even public spaces. They were forced to do menial jobs and treated as outcasts, depriving them of basic dignity and rights. तो इसमें बात की गई है कि कुछ लोग हैं जैसे जिनको अपर कास्ट बोला जाता है, वो उनके पास प्रिविलेजेस है काफी ज्यादा, और वहीं लोअर कास्ट या दलित है उनको भेदभाव का सामना करना पड़ता है, शोषण का सामना करना पड़ता है। और जो सदियों से जो दलित लोग हैं या हाशिए पे जो समुदाय हैं, गरीब लोग हैं और जो निचले कास्ट से हैं, उनको उनको एडुकेशन तक पहुंच नहीं थी, उनकी जमीन के अधिकार से वो वंचित थे, मंदिरों और जो पब्लिक स्पेसेस थे वहां उनकी एंट्री बैंड थी, और दे वर फोर्स टू डू मैनुअल जॉब्स, मतलब जैसे कि शौचालय साफ करना, इस तरह की जो गंदे काम होते थे, जो अमानवीय काम होते थे, वो उनको करने के लिए दिया जाता था, जो कि उनके जो गरिमा और अधिकार को प्रभावित करता था। Despite these injustices, the Indian Constitution adopted in 1950 made a bold promise to eradicate caste-based discrimination. Article 15 prohibits discrimination on the grounds of caste, while Article 17 abolishes untouchability. Additionally, provisions like reservation in education, employment, and politics aim to uplift marginalized communities and create a level playing field. तो इसमें संविधान के आर्टिकल 15 की बात की गई है, जो कास्ट के बेसिस पे भेदभाव को समाप्त करने की बात करता है, और आर्टिकल 17 जो अस्पृश्यता की समस्या को दूर करने का प्रयास करता है। और उसके बाद भी हमारे कई प्रोविजंस हैं, जैसे रिजर्वेशन इन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट एंड पॉलिटिक्स,
तो इससे क्या होगा कि जो हमारे निचले स्तर पे जो समुदाय हैं, जो निचली जातियां हैं, उनको भी समाज की मुख्य धारा में आने में मदद मिलती है। However, the road to justice is far from easy. Even today, caste-based discrimination exists in various forms. Instances of manual scavenging, honor killings, and denial of access to resources highlight how deep-rooted the problem remains. In rural areas, intercaste marriages are often met with violence, and in urban settings, subtle forms of caste-based bias continue to influence hiring practices and social interactions. तो इसमें बताया गया कि आज भी हमारे समाज में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन अवेलेबल है। जो हमारा न्यायपूर्ण समाज बनाने की दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं, उसमें एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हम लोग आज भी देखते हैं कि मैनुअल स्कैवेंजिंग हो रहा है, ऑनर किलिंग हो रहा है, और इंटरकास्ट मैरिज और उससे रिलेटेड जो वायलेंस है, और शहरी क्षेत्र में भी अगर हम देखें तो कास्ट के बेसिस पे जो भेदभाव होता है हायरिंग हायरिंग में या फिर सोशल इंटरेक्शन में, तो उसमें जाति आधारित भेदभाव स्पष्ट झलकता है। Education has been a powerful tool in the fight against caste inequality. Many Dalits and members of marginalized communities have risen above their circumstances through education and government support. Inspirational figures like Dr. B.R. Ambedkar, who overcame caste barriers to draft the Indian Constitution, serve as beacons of hope. His works continues to inspire millions to fight for equality and justice. तो हमें इसमें बताया गया एडुकेशन के इम्पोर्टेंस को कि कितना पावरफुल टूल है कास्ट इनइक्वालिटी से लड़ने में। दलित एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से कुछ लोग हैं, उन्होंने एडुकेशन और गवर्नमेंट सपोर्ट की सहायता से वो आगे आए। जैसे भीमराव अंबेडकर का उदाहरण यहाँ पे दिया गया है कि कैसे उन्होंने कास्ट बैरियर को ओवरकम किया और उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया। और तो इन सब चीजों से हमें इंस्पिरेशन मिलता है किस चीज के लिए? टू फाइट फॉर इक्वालिटी एंड जस्टिस। Civil society activists and organizations have also played a crucial role in addressing caste inequality. Movements like Dalit empowerment campaigns and anti-caste protests have brought the issue to the forefront, pressuring governments to act. Social media has become a modern platform for raising awareness and exposing caste-based injustices. तो इसमें सिविल सोसाइटी हो गया, एक्टिविस्ट और ऑर्गेनाइजेशंस की भूमिका को बताया गया है कि कैसे वो जाति आधारित भेदभाव और दलितों के प्रति जो शोषण वगैरह हो रहा है तो उसको कैसे सबके सामने लाते हैं, और जिससे कि गवर्नमेंट पे प्रेशर आता है और इसके खिलाफ वो कार्यवाही करने पर मजबूर करते हैं। अगले पैराग्राफ में चलते हैं। जस्टिस हाउएवर कैन नॉट बी अचीव्ड बाय लॉज एंड पॉलिसीज अलोन, इट रिक्वायर्स अ चेंज इन माइंडसेट। True equality will come only when people stop seeing caste as a marker of identity and status. Schools, workplaces, and communities must foster inclusivity and reject caste prejudices. तो जस्टिस जैसा कि आप जानते हैं, ये सिर्फ लॉज और पॉलिसी बनाकर नहीं आ सकता है, ठीक है। इसके लिए माइंडसेट का चेंज होना जरूरी है। समानता तभी आ सकती है जब समाज कास्ट बेस्ड जो भेदभाव है उसको करना बंद कर दे, सबको एक समान देखे। जो हमारे स्कूल हो गए, वर्क प्लेसेस हो गए, जैसे ऑफिस वगैरह हो गया, उन सब में समावेशिता को बढ़ावा देना चाहिए और कास्ट बेस्ड जितने भी इस तरह के पूर्वाग्रह हैं उन सब से बचना चाहिए। India's progress as a nation depends on addressing caste inequality. Justice must not only be written in laws but also reflected in the lives of every citizen. By empowering marginalized communities, ensuring equal opportunities, and promoting social harmony, India can move closer to become a society that values humanity above all else. ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि एक राष्ट्र के तौर पे जो भारत का प्रोग्रेस है वो तभी हो सकता है जब हम लोग कास्ट इनइक्वालिटी को एड्रेस कर लें। ठीक है, तो जस्टिस सिर्फ किताबों के पन्नों में नहीं होना चाहिए, ये सिर्फ कानूनों में नहीं होना चाहिए, ये जो समाज में हमें दिखना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग जैसे ही मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी को एम्पावर करेंगे, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज देंगे, उनके साथ भाईचारे को प्रमोट करेंगे, तो धीरे धीरे इंडिया में हम ऐसे समाज को विकसित करेंगे जहाँ पे मानवता के मूल्य को सर्वोपरि रखा जाता है। इन कंक्लूजन, कास्ट इनइक्वालिटी इज अ चैलेंज दैट टेस्ट India's commitment to justice and equality. It is only by dismantling this centuries old structure that we can build a future where every citizen, regardless of caste, lives with dignity and opportunity. तो ऐसा कहते हुए हम लोग कंक्लूजन यहाँ पे फिनिश करेंगे। तो ये हमारा आपका थर्ड टॉपिक भी फिनिश हो गया। अब आते हैं फोर्थ टॉपिक पे, द गोल ऑफ एडुकेशन। तो उसको कैसे स्टार्ट करेंगे? एडुकेशन इज नॉट जस्ट अबाउट फिलिंग माइंड्स विद फैक्ट्स, इट इज अबाउट शेपिंग
individuals who can build a better society। ठीक है, तो इसको इस तरह से स्टार्ट करेंगे ये लिखते हुए। अब देखते हैं इंट्रोडक्शन में क्या होगा। द ट्रू गोल ऑफ एजुकेशन गोज बियॉन्ड अर्निंग डिग्रीज और लैंडिंग हाई पेइंग जॉब्स। इट इज अबाउट नर्चरिंग इंडिविजुअल्स who can think critically, act responsibly, and contribute positively to the society. Education should empower people with knowledge, skills, and values that enable them to lead fulfilling lives while making the world a better place। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि एडुकेशन का ये मतलब नहीं है कि आप एक डिग्री आपको मिल जाए, आपको एक हाई पेइंग जॉब्स मिल जाए, बल्कि इसका मतलब है कि एडुकेशन एम्पावर करे लोगों को नॉलेज के साथ, स्किल्स के साथ और उन वैल्यूज के साथ, जिससे कि वो एक खुशहाल जीवन तो जी ही सके, साथ ही साथ वो समाज में योगदान देते हुए हमारा जो विश्व है, हमारा जो समाज है, उसको एक बेहतर स्थान बना सके। In India, education has always held a special place in society. Ancient institutions like Takshashila and Nalanda emphasized holistic learning, combining academic excellence with moral and ethical teachings. Even today, this principle remains relevant as we strive to strike a balance between पर्सनल ग्रोथ एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एजुकेशन। तो इसमें बात की गई है कि कैसे हमारा तक्षशिला और नालंदा जैसे यूनिवर्सिटी थे जो काफी पुराने थे, वहां भी ज्ञान पे ही फोकस नहीं किया जाता था, बल्कि मोरल और एथिकल टीचिंग्स भी वहां पे दी जाती थी। और आज भी ये प्रिंसिपल हमारे लिए रिलेवेंट रखता है आज के समाज में भी। तो उसी बात की चर्चा इस पैराग्राफ में की गई है। The first and foremost goal of education is to impart knowledge. It equips individual with the ability to understand the world, solve problems, and make informed decisions. From basic literacy to advanced scientific discoveries, knowledge is the foundation on which societies progress. For instance, students in India are learning not only theoretical subjects but also practical skills like coding, which prepare them for the demands of the modern world. तो सबसे पहला जो गोल है एडुकेशन का वो है नॉलेज। तो बिना नॉलेज के तो कुछ भी संभव नहीं है। तो नॉलेज से ही आपकी साइंटिफिक डिस्कवरीज होती है, नॉलेज से ही प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आती है, आप नॉलेज से ही वर्ल्ड को और अच्छे से समझ सकते हैं और एक इन्फॉर्म डिसीजन आप ले सकते हैं। जैसे कि इंडिया में सिर्फ सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ाया जाता, थियोरेटिकल सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ाया जाता, कोडिंग जैसे स्किल भी सिखाए जाते हैं जो आपको जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसके लिए आपको तैयार करती है। Another key goal of education is to develop critical thinking. An educated person should be able to question, analyze, and evaluate situations instead of blindly following others. This is particularly important in today's world where misinformation spreads quickly. Encouraging students to think independently fosters creativity and innovation, essential for addressing the challenges of tomorrow. तो दूसरा गोल जो है एडुकेशन का वो है कि जो बच्चों में है या फिर शुरुआत से ही जैसे स्कूलों में, तो क्या करना है, टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग इन देम। तो क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने से क्या होगा कि कोई भी इंडिविजुअल है उसमें क्रिएटिविटी और इनोवेशन जैसे मूल्य आते हैं। ठीक है, तो इस तरह का अगर जब मूल्य आएंगे तो जैसे आजकल के युग में जैसे मिस इन्फॉर्मेशन हो गया, इन सबको समझने में और जो फ्यूचर के जो चैलेंजेस है उनको उनसे बेहतर तरीके से निपटने में ये सब मूल्य उनको मदद करेगी। तो एडुकेशन का जो दूसरा गोल हो गया वो क्रिटिकल थिंकिंग, डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग। Education also plays a vital role in fostering values and character. In India, where diversity is a defining feature, education must promote tolerance, empathy, and unity. Values like honesty, respect, and kindness are as important as academic achievements. Schools can instill these qualities by teaching students to respect different cultures, religions, and viewpoints, thereby contributing to social harmony. तो तीसरा जो एम है टू फॉस्टर वैल्यूज एंड कैरेक्टर। तो इसमें क्या क्या आपको, इसमें जैसे कि बच्चों को टॉलरेंस सिखाना, एम्पैथी सिखाना, यूनिटी के मूल्य जैसे मूल्य हो गया, ऑनेस्टी हो गया, एक दूसरे की रेस्पेक्ट करना, काइंडनेस जैसे जो मॉरल वैल्यूज होंगे उसकी शिक्षा देना भी जरूरी है। तो आजकल के स्कूलों में ये जरूर से जरूर सिखाना चाहिए ताकि बच्चे जो है डिफरेंट कल्चर्स का रेस्पेक्ट करें, डिफरेंट रिलीजन्स का रेस्पेक्ट करें और दूसरी विचारधारा को भी रिस्पेक्ट करें और एक सोशल हार्मोनी मेंटेन करने में अपना कंट्रीब्यूशन दें। Another important goal is to promote self-reliance and economic empowerment. Education enables individuals to secure jobs, start business, and contribute to economic growth. Government initiatives like the Skill India Mission aim to equip young people with vocational training, ensuring they are ready for the workforce. When people are economically empowered, they can lift themselves and their communities out of poverty. जैसे आत्मनिर्भरता हो गया, जो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो गया, उन सब के मूल्य का सिखाना भी एडुकेशन का गोल है। इससे क्या होता है कि जॉब मिलने में सहायता होती है, कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकता है और कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ में वो मदद कर सकता है। तो गवर्नमेंट ने भी कुछ इनिशिएटिव स्टार्ट किया, जैसे कि स्किल इंडिया मिशन हो गया, जिससे क्या यंग पीपल को वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह दिया जा रहा है, जिससे कि वो
आने वाले जो वर्क फोर्स के लिए उनको रेडी कर रही है। एट ए सोसाइटल लेवल, एडुकेशन सर्व्स एज ए टूल फॉर सोशल चेंज. It helps break the chains of poverty, caste discrimination, and gender inequality. For example, educating girls in India has led to significant improvement in health, family income, and community development. It is often said, if you educate a girl, you educate a family. तो यहाँ पे बताया गया है कि एडुकेशन एक टूल की तरह भी एडुकेशन का इस्तेमाल किया जा सकता है सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए। जैसे कि अगर गर्ल एडुकेशन की बात की तो उसमें देखा जाता है कि जैसे एक लड़की को आप अगर पढ़ाते हैं तो आप एक फैमिली को पढ़ा रहे हैं। इससे बहुत सारे सामाजिक परिवर्तन भी आते हैं पढ़ाई के साथ, तो वो भी एक तरह से एडुकेशन का गोल है। Lastly, education should inspire individuals to become global citizens. In an interconnected world, students must be taught to address global challenges like climate change, inequality, and peace building. By instilling a sense of responsibility toward humanity, education can create leaders who work for the greater good. तो एडुकेशन का गोल ये भी होना चाहिए कि वो इंडिविजुअल्स को ग्लोबल सिटीजन बनने के लिए प्रेरित करे। आज का वर्ल्ड जैसा जानते हैं हम लोग इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड है, पूरा वैश्विक समुदाय एक साथ कनेक्टेड है। तो ऐसे में क्लाइमेट चेंज के बारे में और इनइक्वालिटी हो गया, जैसे कि युद्ध वगैरह चल रहा है आजकल, तो पीस बिल्डिंग जैसे कुछ चैलेंजेस हमारे सामने हैं, उससे कैसे लड़ा जाए, उसको कैसे एड्रेस कर जाए, उसको भी स्टूडेंट्स को सिखाना चाहिए। और एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी, मानवता के प्रति एक जिम्मेदारी का भाव, इसको भी विकसित करना होगा एडुकेशन के माध्यम से। अब आते हैं कंक्लूजन पे। इन कंक्लूजन, द गोल ऑफ एडुकेशन इज मल्टीफैसेटेड. इट इज अबाउट बिल्डिंग knowledgeable, skilled, and compassionate individuals who can transform their lives and uplift society. तो यहाँ बताया गया है कि गोल ऑफ एडुकेशन बहुआयामी है। ठीक है, इसमें आपको नॉलेज भी दे रहे हैं, एक आप स्किल भी, डिफरेंट स्किल्स भी आप डेवलप कर रहे हैं, और एक कंपैशनेट इंडिविजुअल बने ऐसा भी आप ट्राई कर रहे हैं, जिससे कि आपका जो जीवन शैली है और जो सामाजिक विकास है उसको भी सुनिश्चित किया जा सके। True education is a lifelong journey that goes beyond textbook, helping us become better human beings and create a brighter future for all. सच्चे अर्थ में जो शिक्षा का उद्देश्य है वो टेक्स्ट बुक तक ही सीमित नहीं है, वो उसका जो सबसे मुख्य उद्देश्य है कि आपको एक बेहतर ह्यूमन बींग्स बनने में मदद करे और आपके लिए और दूसरों के लिए भी ब्राइटर फ्यूचर सुनिश्चित कर सके। तो ऐसा करते हुए हम इसका चौथा टॉपिक जो था निबंध ऐसे का, उसको भी हमने कंप्लीट कर लिया। तो इस तरह आप देखेंगे तो आपके चारों टॉपिक फिनिश हो चुके हैं। ठीक है, तो ये 2018 में आए हुए इंग्लिश एसे के जितने टॉपिक्स थे उस पर हमने एक मॉडल निबंध देख लिया। तो आपके प्रैक्टिस के लिए एक ऐसे का टॉपिक आप लोगों के लिए दे रहा हूँ, द रोल ऑफ यूथ इन नेशन बिल्डिंग। तो इसको आप खुद से लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद।